नमस्कार भोपाल और दूरदर्शन न्यूज़ के इस मंच पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो एक बातचीत आज होने वाली है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग आज सुनेंगे और ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है, उनका विजन क्या है। 2 साल मध्य प्रदेश के लोगों ने इस शासन के देखे हैं और बाकी के जो समय है उसमें उन्हें और क्या-क्या उपलब्धियां और क्या-क्या विकास की योजनाएं देखने को मिलेंगी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प चर्चा आपके साथ आज रहेगी। बिल्कुल, मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुधीर चौधरी जी का नाम अपने आप में बड़ा नाम है और हमने आपको कई चैनल पे और ख़ास करके विश्लेषणों के माध्यम से एक अलग प्रकार की पत्रकारिता का रूप भी लोगों ने देखा है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज के इस दौर में विश्लेषण के, बारीक विश्लेषण के सशक्त हस्ताक्षर अगर कोई है तो सुधीर जी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो इंटरव्यू होता है वो एक फिल्म की तरह होता है। तो फिल्म में जैसे आप देखते हैं कि शुरुआत में जो किरदार हैं उनका एक परिचय आपसे कराया जाता है, वो किरदार क्या है, वो कौन है, और जब आप किरदार को समझ जाते हैं तो फिर आपको उस फिल्म की कहानी भी धीरे धीरे समझ में आती है। तो इस इंटरव्यू को हम एक फिल्म की तरह ही शुरू करते हैं और इस फिल्म के हीरो हैं मोहन यादव जी। नहीं, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था आपके परिचय के माध्यम से। आपने बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया, एमबीए किया और उसके बाद आपने पीएचडी किया। तो मेरे हिसाब से शायद आप इस देश के सबसे पढ़े लिखे और यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर्स। अब ये भगवान की दया है। मैं थोड़ा पढ़ने में जरूर रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ही देश में सबसे ज़्यादा हूँ। मेरे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सही है कि मैं विद्यार्थी परिषद से और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन करता रहा। तो पढ़ने का शौक होने के कारण से समय रहा तो पढ़ते गए, आनंद आया जी। पर आपने देखिए छोड़ा कुछ नहीं, आपने विज्ञान भी पढ़ा है, आपने कानून भी पढ़ा है, आपने मैनेजमेंट भी पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जिस पे थोड़ी बात करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने स्वाध्याय स्व आनंद के लिए भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम कोई नौकरी करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री लें। हमारे लिए अध्ययन का भी एक विषय होना चाहिए। और मैं जहाँ से आता हूँ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, सम्राट अशोक की नगरी है, अशोक के बाद विक्रमादित्य रहे, राजा भोज रहे, सबका उज्जैन से संबंध आया है। तो शासक भी अध्ययन और ये अध्यवसाय के संबंध में उनकी रुचि वाला विषय रहता है। तो ऐसा कोई किसी क्षेत्र का आदमी भी हो तो पढ़े लिखे तो अच्छी बात है जी, आनंद है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप खेलों से भी जुड़े रहे हैं, आपने पहलवानी भी की है, आप तलवारबाजी भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप गाना भी कभी कभी गा लेते हैं। इन सब के ऊपर हमारी आज बातचीत रहेगी। ये मध्य प्रदेश के लोग तो शायद जानते होंगे आपके बारे में, लेकिन देश के जो बाकी लोग हैं वो शायद नहीं जानते होंगे जी। तो ये मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा। लेकिन अब प्रशासन की तरफ आते हैं। देखिए, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैं आपके इंटरव्यूज देखा करता था शुरू में। तो शुरू के 5-6 महीने, या मैं तो कहूँगा कि लगभग 1 साल तक लोग आपसे यही सवाल पूछते थे कि आप नए हैं, आप मुख्यमंत्री बने तो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे कर पाएंगे। ये पहला साल इन सवालों के बीच आपका बीता। फिर 2 साल अब पूरे होने के बाद अब स्थिति बदली है और अब आपसे लोग ये पूछते हैं कि आपने कैसे किया, जरा फॉर्मूला बताइए। तो जैसे आजकल वो धुरंधर फिल्म आजकल बहुत सुपर हिट हो रही है, तो आप यहाँ के धुरंधर साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, ये बात सही है कि बहुत सारे नवाचार भी कर रही है। अलग अलग प्रकार के कामों के माध्यम से सुशासन की भी उन्नत मिसाल हम खड़ी कर रहे हैं। लेकिन शासन में केवल डेवलपमेंट नहीं, उसमें सुशासन में संवेदनशील होना चाहिए, नवाचार भी होना चाहिए और भविष्य की दृष्टि से शासन के धन का सदुपयोग होकर के
अधिकतम लोगों के जन कल्याणकारी कामों के आधार पर हमको अपनी नई लकीर खींचना चाहिए, और हमने उस पर काम किया। मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कई कामों को हमने हाथ में लिया और उसमें सफलता पाई है। तो देखिए, अब आपकी सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप अपने इन 2 वर्षों में क्या उपलब्धियों को अपनी बेहतरीन उपलब्धि मानते हैं, और आप क्या मानते हैं कि अभी कौन कौन से काम, जिसको हम कहते हैं कि पाइपलाइन में हैं या वर्क इन प्रोग्रेस है? देखिए, वैसे तो काम इतने सारे हैं कि एक प्रश्न के उत्तर में बड़ा कठिन जाएगा, लेकिन चुनौती वाले काम मैंने हाथ में जरूर लिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो चुनौती वाले काम को समय सीमा में हमने खत्म किया। जैसे उदाहरण के लिए, हम अब सबसे बड़ा विषय हमारे पास था, हमारे यहाँ हमारे राज्य में नक्सलवादी एक मूवमेंट का था, जिसके कारण से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा नक्सलवादी का बड़ा एक बेल्ट था। और ये बात अच्छी रही कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इस विषय को भी अपने लेवल पे हाथ में लिया और केंद्र की सशक्त मदद रही, और हमारे लिए भी राज्य में उनके नेतृत्व में इसमें आगे बढ़ने का मौका था। पर इसकी चुनौती इस प्रकार से थी कि ये संख्या में बहुत थोड़े थे, लेकिन क्रूरता में फैले हुए वन के बड़े बेल्ट में इनको ढूंढना, इनको पकड़ना, मारना, क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल में इनकी दुर्दांतता का उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। एक कांग्रेस के नेता हैं, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो मुख्यमंत्री थे, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंत्री बालाघाट में अपने घर में सोए हुए, और घर में सोए हुए घर के उनके पुलिस के सुरक्षा गार्ड, पास में थाना है, उस थाने के बावजूद भी पुलिस के सामने उसको घर से निकाल के लाते हैं, और घर से निकाल के लाने के बाद उनको चौराहे पर पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद गोली नहीं मारते, कुल्हाड़ी से काट के उनकी हत्या करते हैं। एक राज्य के, चुने हुए राज्य के मंत्री की उनके सबके सामने अगर ये घटना होती, और दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय, वो मुख्यमंत्री थे, इस घटना के बाद में आश्चर्य तो तब होता है जब वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, उनकी जानकारी में आई, लेकिन इसी घटना के 4 किलोमीटर की दूरी पर जिनने ये घटना की वो पार्टी कर रहे हैं, और पार्टी करते हुए एक बकरा खरीदने के मामले में कम ज्यादा की कीमत देते थे, वो बड़े गर्व से बताते हैं कि तुम ये दे रहे हो कि नहीं, हमने तुम्हारे मंत्री को मार दिया। ये इससे अंदाज लगा लो ऐसे कितने लोग किसी का हाथ काट आप ये कह रहे हैं कि उस समय डर जो है, मतलब डर का पराकाष्ठा, कांग्रेस के अतीत के ये कलंक वाले सरकार और प्रशासन का डर समाप्त हो गया। बिल्कुल। तो हमने इस न केवल 17 पुलिसकर्मी मार दिए, और तब से लेके आज तक लगभग 48 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए जो इनसे मुकाबला करते हुए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया, आउट हो गया हमारे से। जी, ये आपका बयान काफी चर्चा में रहा था कि लाल सलाम को आखिरी सलाम आपने कर दिया। भारत सरकार ने खुद मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है। बिल्कुल, आपने उससे पहले ही उस डेडलाइन को ये समूचा हमारे राज्य का भी श्रेय है, हमारी रणनीति भी है, और केंद्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का सक्रिय सहयोग मिला, और दोनों ने मिलकर के टारगेट। लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या खास किया, जैसे मैं बताना, कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर पाया? जैसे हम बताना चाहेंगे कि लगभग हमने पुलिस मित्र करके 850 हमारे नई जवानों की भर्ती की, जो उस बेल्ट में बालाघाट के अंदर हमारे सक्रिय सहयोग करता थे, जिनको वेतनिक रूप से हमने इसी काम में लगाया था। नीचे के लिए जो जो पाइपलाइन थी, जो व्यापारी सहयोग करते थे, जो बाकी नेता सहयोग करते थे, सब आइडेंटिफाई करके उन सब पे निगाह रखी। हमारे पूरे नेटवर्क सिस्टम को खड़ा किया, मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे, कई जगह हमारी राह, मतलब आने जाने के मार्ग बहुत खराब थे, तो राह जो थी वो राह बनाने के लिए इस सब प्रकार के प्रबंधन के कम समय में इफेक्टिव रोल जहां से हो सकता है, जो हो सकता है, और तत्परता पूर्वक भूल से भी कोई गलत काम हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सरकार के बहुत सारे विभाग हो जाते हैं, और ऐसे में इन कंफ्यूजन से भी बहुत दिक्कतें खड़ी होती हैं।
तो ऐसे हमारे एक बार फॉरेस्ट के 2 कर्मचारियों को नक्सलाइट समझ करके बंदी बना लिया पुलिस ने, तो हमारे विभाग ने हड़ताल कर दी। तो ऐसे सारे विषयों को बारीकी से ध्यान रख करके हमने हर एक को योजनाबद्ध तरीके से संकल्प के साथ कि हाँ हमको ये काम करना है। और इसीलिए बड़े अफसर भी, आईपीएस अधिकारी आमतौर पर ऐसे टास्क उठाने में माफ करना, सब कुछ तो बहुत हिम्मती होते हैं। हमने सब अधिकारियों से कहा कि भाई इस टास्क पे कौन काम करना चाहता है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई अधिकारी आए आगे, उन्होंने कहा हाँ हम आएंगे, क्योंकि आमतौर पर इसमें रिस्क बहुत है, उतनी रिस्क उठाना। लेकिन हमारे आईजी, एसपी, डीजीपी जो इस बात को लेके आगे आए, हमने उनको सबको जोड़ा और परमात्मा ने बिल्कुल समय पे रिजल्ट दिया। इसलिए 1 साल के अंदर जो बीते 15 साल में हमारे साथ में इतनी मुठभेड़ नहीं हुई, 10 दुर्दांत नक्सलवादियों को हमने मार के ढेर कर दिया, उसका डर भी बैठा। और फिर हमने पुनर्वास की नीति भी माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार कि जो इस मार्ग को छोड़ना चाहेगा हम उसकी गारंटी लेंगे, लेकिन जो हमसे लड़ना चाहेगा हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम उसमें ताकत से बढ़े और इसमें सफलता मिली। जी, देखिए नक्सलवाद तो एक बीमारी की तरह है और आपने मध्य प्रदेश को इस बीमारी से मुक्त कर दिया। आपकी अगली चुनौती विकास को लेकर भी थी, क्योंकि राज्य की जो संरचना है 9 करोड़ के आसपास आबादी है, उसमें से अगर आप देखें तो जीडीपी में जो हिस्सा है वो 47% कृषि का है, 19% इंडस्ट्री का है। लेकिन अब चुनौती यह है कि जो कृषि में लोग हैं उनको और कैसे संपन्न किया जाए और इंडस्ट्री को कैसे और बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश को एक बाजार के रूप में और कैसे विकसित किया जाए। और जो यहाँ के युवा हैं जो दिल्ली और मुंबई नौकरी के लिए जाते थे, उनको हम कैसे ये कहें कि भोपाल जाइए में रहिए, इंदौर जाइए, उज्जैन जाइए और वहां पर काम कीजिए। ये एक बड़ी चुनौती आपकी रही होगी 2 साल में। जी, आपने सही कहा कि हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी थी और कृषि विकास दर के साथ हमारा सिंचाई का रकबा भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये बात सही है कि आर्थिक रूप से लंबे समय तक टिकना है तो औद्योगिक विकास दर की आवश्यकता है। ऐसे में फूड प्रोसेसर वालों को भी जरूरत पड़े कि हमको केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, जो क्रॉप आती है उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग भी हो जाए। हमने समग्र रूप से प्लान बना करके इस पे काम किया। अभी तक हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जीआईएस केवल इंदौर में होती थी, लंबे समय तक इंदौर में 2-3 साल में एक बार जीआईएस होती थी। लेकिन हमने कहा इतना बड़ा भौगोलिक राज्य है, जो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तो हमारे हर संभागीय केंद्र पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। उसके परिणाम हमारे लिए जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, यहाँ तक कि शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारी ये सारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीवा, हर जगह हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। और हर जगह जाकर के वहाँ की विशेषताओं को जोड़ करके व्यापारियों के से कई जगह हमारे माइनिंग के बहुत अच्छे सेक्टर है, बड़े पैमाने पर, जैसे शहडोल से लगा करके बुंदेलखंड का हमारा इलाका है। तो ये यहाँ हमने इस प्रकार के निवेशकों को आमंत्रित किया। सरलीकृत व्यापार की व्यवस्था के लिए हमने अपना पर्याप्त लैंड बैंक बना करके और 28 पॉलिसियां लगाई कि जिसके कारण से सरलता से व्यापार व्यवसाय हो सके, बार बार चक्कर नहीं खाना पड़े। 30 दिन से भी कम समय में लैंड आवंटन का काम किया। और केवल हमारे राज्य के अंदर संभागीय स्तर पे नहीं गए, बाकी भी देश के दूसरे हिस्सों में, जैसे उदाहरण के लिए हमने कपास से जुड़े हुए रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने खड़े किए। अब कपास का हमारा पूरा बेल्ट है, निमाड़, मालवा, तो ये हमारे 8 जिले हैं। लेकिन यहाँ का कपास उठ करके तमिलनाडु कोयम्बटूर जाता था, तो हम कोयम्बटूर में गए, वहाँ रोड शो किया, वहाँ के लोगों से कहा कि जो यहाँ दे रहे हैं वो हम सुविधा सब वहाँ देंगे, आप हमारे साथ धागा बनाइए, कपड़ा बनाइए, रेडीमेड गारमेंट्स पे काम करिए। ऐसे एक एक सब सेक्टर को पकड़ने का परिणाम ये निकला कि ये हमारी लगभग 7 संभाग के बाद जीआईएस हमने फरवरी में पहली बार भोपाल में, आजादी के बाद, नहीं तो भोपाल में जीआईएस ही नहीं हुई थी। लेकिन वो न केवल जीआईएस सफल हुई, लेकिन तब तक हम 30 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के अपने प्रस्ताव ले आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। बल्कि आनंद तो यह आया कि हमारे यहाँ पर हमने टेंट और उस टेंट सिटी बना करके जीआईएस कराई, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। पहली बार लोगों ने भोपाल देखा, बड़ा आश्चर्य भी लगा। लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य उद्योगपति आए और परिणाम ये निकला, माननीय एचएम साहब ने समापन किया। अभी 25 समाप्त तो नहीं हुआ फरवरी से अभी तक,
लेकिन 6.5 लाख के काम हमारे भूमि पूजन लोकार्पण होकर के आज लागू हो गए। और कल ही सौभाग्य की बात है, कल अटल जी की जयंती है। माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी कल 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण मध्य प्रदेश की धरती से करने वाले हैं। अर्थात आमतौर पे जीआईएस का 10% नीचे उतरता है धरातल पर, तो वो सक्सेस माना जाता है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट 30% निकली है। ये हमारे मेरा अगला सवाल असल में मेरा अगला सवाल यही था कि ये देखिए जो इन्वेस्टर समिट वगैरह होते हैं, जी। ये इसमें बहुत मीडिया हाइप होता है और घोषणा करने के नाम पर लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उसमें से कुछ आया नहीं। 5 से 7% या 10% से नीचे नीचे लगभग उसका सक्सेस रेट रहता है। पर आपने जो 30% वो अचीव किया, ये आपने कैसे किया? और निवेशक मध्य प्रदेश में ऐसा क्या देख रहे हैं जो उन्हें बाकी जगह दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, बहुत सरल बात है। कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला स्टेट होगा, वो अपने राज्य की अच्छी बातों को पहले संकलित कर ले और अपनी कमजोरियों को भी समझ ले कि उसकी कमजोरी क्या है। जब ये पूरी बात आप अध्ययन करके जाओगे तो सफलता 100% मिलेगी। जैसे हमारे संदर्भ में कहते हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये देखा कि हमारे पास ये देश का मध्य में है, मध्य एमपी, और देश के अंदर इंडस्ट्रियल कोई भी घराना आएगा, वो अपने उत्पादन को देश में पहुंचाने के लिए उसको मध्य प्रदेश मुफीद रहेगा ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से। तो ये हमारा पॉजिटिव है। फिर हमने बिजली सस्ती की, बिजली के साथ जमीन सस्ती दी, हमारा सब प्रकार की पॉलिसियों में सरलीकृत करते हमने कहा कि भाई ये इस जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करोगे तो विशेष स्पेशल पैकेज देने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सब कमेटी बना करके उसमें प्रस्ताव रखना प्रारंभ कर दिए, ताकि हमारे कोई भी उद्योगपति अगर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, हर एक को हम जोड़ के रखेंगे। इसकी हर सप्ताह मीटिंग की, इसका प्रॉपर ध्यान दिया। हमारे देश में, देश के बाहर, विदेश में, हर जगह जहाँ जहाँ भी निवेशक है, हमने खुलेआम इस बात को अनाउंस किया। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा, 2-4 राज्यों के तो मुख्यमंत्रियों ने मेरे को फोन करके कहा कि अब हमारे यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? हमने कहा ले नहीं जा रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी काम करें, हमारे यहाँ भी काम करें, क्योंकि डरो मत। हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी का शासनकाल चल रहा है, हम सब मिलकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, अच्छा काम आपके यहाँ भी करे, लेकिन उद्योगपति काम बढ़ाए तो हमारे यहाँ भी आए। ये उसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर, जैसे केवल एक उदाहरण दूंगा, नर्मदापुर में हमारा एक संभाग है, पुराना होशंगाबाद बोलते थे, यहाँ हमने सोलर एनर्जी के दृष्टि से इसकी बैटरी ऑपरेट ऐसी इंडस्ट्रियों की 200 एकड़ पहले ली थी हमने, और तुरंत बुकिंग हो गई। अभी तो भूमि पूजन ही नहीं हुआ था, तो 400 एकड़ ली। 400 के बाद जब हमने उस दिन अनाउंस किया जहां हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करना थी, उस दिन 800 कर दिया, 800 चली गई। तो अब इसके बाद क्या हो गया, अरे ये तो 800 ही चली गई, फिर 1000 एकड़ जमीन लेना पड़ रही। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने तैयारी थी पर्याप्त लैंड बैंक की, तो लैंड बैंक भी बढ़ाते गए। फिर हमने इसका और आगे बढ़ गए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनका, हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने 75वां जन्मदिवस हमारे राज्य के साथ मनाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और उनके लिए वो यादगार बनाने के लिए हमने थोड़ा होमवर्क किया। वो होमवर्क ऐसा किया कि जैसे कपास का मैंने आपको उदाहरण दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 साल पहले एक योजना घोषणा की थी कि पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के, कॉटन इंडस्ट्रियों को पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश ने धार के पास ये प्रोजेक्ट लगाने का ऑफर दिया। संयोग से ये 7 ऐसे लगना थे, लेकिन 7 में से 6 अभी उस तैयारी में नहीं आए। हमने न केवल उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, बल्कि उस दिन जितने भूखंड मिलना थे, ये देश का सबसे बड़ा है, हमने करीब करीब 99% सारे प्लाट बेच दिए, और समान रूप से दोनों काम कर रहे हैं कि इधर हमारी अधोसंरचना के काम भी चलते जाएंगे, उधर इंडस्ट्री भी बनती जाएगी। इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 6 लाख कपास के किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ी स्पीड, प्रॉपर प्लान करने का लाभ भी मिला। आज हम थोड़ा मोहन यादव मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मॉडल, कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जैसे अभी आपने कहा कि हर राज्य की कुछ मजबूतियां होती हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। आपने सबसे पहले किस पर काम करना शुरू किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरी मजबूती क्या है, या आपने ये देखा कि पहले मैं कमजोरी निकालता हूं क्या है और उसको मैं पहले एड्रेस करूं? मतलब जब आप बैठे होंगे, आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा,
तो आपने सोचा होगा कि कहाँ से मैं शुरू करूं इसको। जी, जैसे ये आपने सही कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले 4 साल में शिक्षा मंत्री रहा हूँ। उसके 4 साल पहले मैं एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। उसके 8 साल तक मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ। तो कमोबेश मुझे करीब करीब कई सारे विभागों का काम का अनुभव था, और ऐसे में मैंने जिस जिस जगह जो सीखा था उसकी कमजोरी सीएम रहते दूर की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैं महसूस करता था कि शिक्षा मंत्री अपन है, लेकिन मेडिकल हमारे यहाँ के विभागों का मंत्रालय का ये हिसाब है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग होंगे और चिकित्सा विभाग अलग होगा। तो 2 मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, हमारे कई राज्यों में होता भारत में। तो हमने कहा एक ही मंत्री होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का उपयोग मरीजों के लिए हो जाए और उसी से बच्चे पढ़ करके अपनी डिग्री पूरी करे तो आधे पैसे में काम हो जाएगा। तो हमने दोनों मंत्रालयों को एक करके एक ही मंत्री को शपथ दिलाई। ऐसे शुरू से प्रयोग हमने चालू किए, जिसके आधार पर हमारा ये नवाचार पूरे देश में गया। और उससे आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हमारा अपना राज्य का बजट जब हम बैठ रहे तो 5 साल का टेन्योर है, तो लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। तो जीएसडीपी हमारा ये 5 साल में डबल होना चाहिए, हमारा बजट डबल होना चाहिए। ये टारगेट मैंने सारे विभागों को दिया और उनसे कहा कि आप हर एक विभाग अपना 5 साल का रोड मैप तैयार करे, जिसमें वो अपनी आय बढ़ाए और अपने अचीवमेंट हासिल करे। पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग 14 से 15% की ग्रोथ रेट निकालने के लिए लगातार 2 साल में हम सफल रहे। ये हमारी उपलब्धि है, ये अपने आप में अचीवमेंट भी है। और इसी के साथ साथ कुछ और नवाचार भी करते जा रहे हैं। जैसे कल ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे 2 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। ये सब मिला के 14 पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज हमारे बनेंगे। अब इसका मैं केवल इतना फार्मूला आपको देना चाहूंगा कि हमारे 300 बेड का हॉस्पिटल है, जहां हमारे मरीज भी है, डॉक्टर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन वो लिमिटेड डॉक्टर, लिमिटेड सब्जेक्ट के हैं, बाकी चीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में जो चाहिए। तो हमने कहा एक काम करो, ये हमारा हॉस्पिटल कोई पीपीपी मॉडल पे ले लेगा तो मेडिकल कॉलेज वो बनाए, हम हॉस्पिटल उसको 10 साल तक अपनी तरफ से देंगे। कुछ को कुछ नहीं करना है, डॉक्टर, मरीज, कंपाउंडर, दवाई सब हम फ्री रखेंगे, वो हॉस्पिटल फ्री चलाते रहे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए जो जरूरी नाम से उसमें हॉस्पिटल वो अपना बता दें, और उसके लिए 25 एकड़ जमीन हम केवल 1 रुपए में दे रहे हैं उसको, वो अपना मेडिकल कॉलेज बनाए और हमारा परिवार काम हो जाए। अब इसका परिणाम क्या आ रहा है कि लगभग जो 3-4 हजार करोड़ का मेडिकल कॉलेज और पूरा कैंपस बनता है वो हमारा फ्री में तैयार हो गया, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल तो काम कर ही रहा है, लेकिन वहां बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा काम होगा। एक प्रयोग हमने और किया है, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं, जो नीट से निकलते हैं, उन बच्चों की फीस 3-4 लाख रुपए होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की फीस 15-20 लाख रुपए होती है, और वो बड़ी संख्या, हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको एक चुनौती है कि हमारा ट्राइबल का बहुत बड़ा बेल्ट है, गांवों का बहुत बड़ा बेल्ट है। अब गांव में डॉक्टर नहीं जाना चाहते और हम अपने डॉक्टर को पहुंचाना चाहिए। तो हमने कहा भाई नीट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, फीस नहीं है उनकी सब मिला के 70 लाख 80 लाख रुपए की फीस होगी 5 साल में। तो हमने कहा आपकी फीस हम आपको लोन दे देंगे, आप डॉक्टर बनो, अब हमारे यहाँ 5 साल नौकरी करना, लोन उतार देना, डॉक्टर बन के जीवन चले जाना। तो ये लगभग 20 मेडिकल कॉलेज में हम अपनी तरफ से ऐसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं जिनको उनकी योग्यता है, लेकिन पैसे के अभाव में वो फीस नहीं दे पा रहे। तो हम ऐसे कई प्रयोग करते करते अपने राज्य को समृद्ध कर। आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक तो फिर लिमिटेड रिसोर्स में कैसे आप नए प्रयोग करके काम कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कहते हैं कि भारत पश्चिमी देशों से अलग है, हम यूरोप नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। अब ये जो सारे आइडिया आप लगा रहे हैं, आपने एमबीए तो किया है, मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, वहां से आपको आइडिया आते होंगे, लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप बहुत पहले आपने अपना व्यवसाय भी किया है। हाँ बिल्कुल, आपने अपना एक रेस्टोरेंट चलाया, खाने की होटल भी चलाई, और
खेती तो मैं करता ही हूँ, उसके अलावा अपने प्राइवेट निर्माण कार्य के भी काम किए। वो ये बात सही कि हमारे, मुझे गर्व है इस तो बात पे। आप एक अर्थशास्त्री की तरह भी सोचते हैं और एक जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना है। ये आपने सही कहा कि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से करना पड़ती कि हमारा व्यापार व्यवसाय चले, सही से चले और ढंग से उसका अपना घर के गुजारा भी हो जाए। तो सरकार भी तो उसी भाव से, हम जब सरकार में आते हैं तो सरकार का अनावश्यक पैसा क्यों खर्चा होना चाहिए, सरकार के पैसे कैसे बचना चाहिए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे बहुत उदाहरण दूंगा, आपको ध्यान में आएगा कि जैसे हमने कहा कि मैंने आपसे बातचीत में कहा कि लगभग हमारे बजट को डबल करना है। तो डबल तो करना है, लेकिन डबल करने के लिए हमको और कहां से पैसे बचाना है। तो एक हमारा बड़ा सेक्टर किसानों का है। अब किसानों के लिए, अब आपको केवल बताना चाहूंगा कि 5 हार्स पावर का पंप हम अगर किसान को चलाने के लिए देते हैं तो उससे 7,500 रुपये लेते हैं एक साल के, लेकिन की सब्सिडी हम उसको देते हैं। और ये तो आज 53,000 है, कल बिजली के दाम बढ़ते जाएंगे तो ये 53 का हो सकता है 75,000 हो, 1,00,000 हो। तो हमने कहा भाई एक काम करो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसका परिणाम क्या आ रहा है कि घरेलू और किसानों की सब्सिडी पे लगभग 26,000 से 30,000 करोड़ का हम पे लोड पड़ रहा है हर साल का। तो हमने कहा एक काम करते, सोलर पंप दे देते हैं। तो सोलर पंप में भारत सरकार की सब्सिडी 40% है, राज्य सरकार के पूरा लोड देते थे। तो हमने अपनी तरफ से कहा कि 90%, जैसे मैंने MBBS डॉक्टर के लिए लोन देने की बात की, ऐसे किसानों से कहा कि 10% आप दे दो, हम 90% आपको लोन दे देंगे। आप 7 साल में पैसे उतारना, या 10% भी, 90% हमारा, तो हमारी सब्सिडी 25 से 30,000 करोड़ की साल की बचेगी। तो हमारे लिए एक तरह किसान को बिजली फ्री हो गई, न केवल खेत में वो अपनी बिजली लगाएगा बल्कि वो अपने घर में भी जलाए, या वो अपने कोई काम धंधा छोटा मोटा करता सोलर पंप से वो अपना काम कर ले। हम बिजली में इसलिए न केवल सरप्लस है, बल्कि आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है, तो मध्य प्रदेश से मिल रही। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, आपको ये बताना चाहिए। मैं दिल्ली जाके बताऊंगा वहां लोग जरूर जरूर जरूर। जो मेट्रो में चलते हैं। आपने जैसा ये कहा कि अभी आपकी चुनौती ये है कि आगे भी बढ़ना है, और जो लोग हमारे साथ पीछे जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, उनको भी साथ लेके चलना है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपकी भावांतर जैसी जो योजना है, उसे भी आपने सफल बनाया। और लाडली बहना योजना को लेकर जब आप आए थे तो लोगों को लगा था अब आप बंद कर देंगे, पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। आपने बंद नहीं किया, बल्कि आपने उसका पैसा और बढ़ा दिया, बेड़ा कर दिया। तो मैं आम आदमी की भाषा में या फिल्म में डायलॉग की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? जब नीति सही हो, नीयत साफ हो, काम करने का इरादा, तो भगवान भी साथ देता है, ये उसका परिणाम। हमने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। 2 चीजें 2 साल में जरूर की। अनावश्यक बड़ी कोई घोषणा नहीं की जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना धन का प्रबंधन करके रखा, और हमारी पारदर्शिता के बलबूते पर जो अचीवमेंट के टारगेट है उसको हमने जरूर ध्यान रखा। हमने ऐसे कई मुख्यमंत्री भी देखे हैं, मंत्री भी देखे हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में बहुत यकीन रखते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी घोषणा होती है उतनी बड़ी हेडलाइन बनती है, फिर उतना बड़ा आपका जो छवि है वो भी उतनी बड़ी बनती है। इससे आपने, इस लालच से अपने आप को कैसे रोका कि आपने इतनी कोई बहुत बड़ी मतलब 1,000 करोड़ की फिल्म नहीं बनाई आपने? जैसे आपने, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपने भावांतर की बात कही। अब ये भावांतर योजना आज की नहीं है, भावांतर योजना माननीय मोदी जी ने 2017 में लगा दी थी। अब भावांतर योजना में सोयाबीन किसान से हम खरीदेंगे, तो किसान से, आपको केवल ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत सरकार की उन तक ये हमको फसल पहुंचाना है, तो राज्य सरकार अगर फसल खरीदती है, 1 कुंटल पे हमको 750 रुपया उसको उठा करके लाना, तुलवाना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये खर्चा आता है। उसके बाद में जो बाजार के दाम से मैचिंग जो अंतर आएगा, उसमें से भी लगभग 30 से 40% भारत सरकार देगी, बाकी पैसे हमको मिलाना पड़ते थे। तो हमारे लिए एक बार की ये क्रॉप खरीदने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था। तो इससे हमने बचते हुए हमने कहा भाई भावांतर योजना जो बाजार में उसको सही दाम दिलवा दें, और सही दाम दिला के जो MSP का अंतर है वो MSP का अंतर हमारी सरकार दे देगी।
इसका परिणाम क्या हुआ सुधीर जी कि हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसी साल बचा लिया हमने, और किसान अलग फायदे में, हम भी अलग झंझट से अपना 1 रुपया 4 रुपए में चलाना, ये सबसे अच्छा तरीका। जी, आप कह रहे हैं कि आपने घोषणा तो कोई बहुत बड़ी नहीं की, लेकिन आपने अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। और देखिए, मैं देख रहा था 2047 तक आप चाहते हैं कि 225 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बन जाए, और अभी हमारी अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की 16 लाख करोड़। तो इतना लंबा लक्ष्य आपने रखा, 22 लाख आप प्रति व्यक्ति आय करना चाहते हैं, अभी है हमारी लगभग 1.5 लाख। तो कैसे आप इसको करेंगे? बहुत सरल है, अभी आपको बताता हूं। जैसे मैं तो देखिए 2047 तक शायद नहीं रहूंगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज आप रोड मैप जरूर बता सकते हैं। अभी बता देता हूं। आप देखिए, जब हम बैठे तब हमने कहा कि हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट था। हमने कहा हम इसको 7 लाख तक, 7 लाख मतलब डबल करेंगे, 6.5 से 7 लाख कर। अब ये 5 साल में डबल हो रहा है। तो जब हम बैठे तब 1,42,000 का हमारा किसान व्यक्ति की आय थी। अब इसको 5 साल में डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 7। अगले टेन्योर में ये जो 28 से 32 का टेन्योर होगा तो 7 का 14 हो जाएगा, फिर 14 का 28 हो जाएगा, 28 का 56 हो जाएगा, ये चौथे टेन्योर तक, और 5वें तक हो जाएगा ना 58 का। तो अभी आप भी बैठे, मैं भी बैठे, 25 साल का हिसाब हो तो गया आपके सामने, तो ये आई गया ना अपने आप बचा के। भाई हर बार डबल करते जाएंगे तो ये आंकड़ा तो ये होगा। जब हम अपने राज्य की वित्तीय व्यवस्थाओं के बजट को डबल करते जाएंगे तो इसका लाभ नीचे उठेगा, उसमें आराम से हो जाएगा 22.5 लाख, उसमें कोई तकलीफ नहीं। मध्य प्रदेश को एक टूरिज्म स्टेट के तौर पर भी आपने कोशिश की कि लोग आए यहाँ, पर्यटक आए, और इसको एक आप कहिए कि एक धार्मिक पर्यटन सभी प्रकार के पर्यटन पे काम किया को लेकर भी। जी। तो इसे लेकर अभी आपने 2 साल में आपकी क्या उपलब्धियां अभी तक रही हैं? और फिर इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बाघ के बारे में और चीतों के बारे में, क्योंकि इसे आप चीता स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन पहले हम पर्यटन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो या तो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, या फिर गोवा जाते हैं, या फिर अभी कहीं विदेश चले जाते हैं। अभी विदेश जाना भी कई जगह तो बहुत सस्ता हो गया है, उन्हें आप मध्य प्रदेश तक कैसे खींच कर लाएंगे? देखिए, ये अगर आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े देखे भारत सरकार के, तो उसमें उत्तर मिल जाएगा इस बात का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की बात कर रहा हूं, 2024-25 में सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं आए तो अकेले उज्जैन में 7 करोड़ से ज्यादा आए, तिरुपति बालाजी से भी ज्यादा अगर आए तो मध्य प्रदेश में आए। ये हमारे प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। और सब मिला करके, केवल रिलीजियस टूरिज्म नहीं, हमारे फॉरेस्ट टूरिज्म में, सब प्रकार के बाकी चीजों में, पूरे देश में 26 करोड़ यात्री हमारे यहाँ आए। हमने अपनी होटल के, आप बताइए, जो उनके प्रबंधन भी हम कैसे कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, आप कोई 100 करोड़ की होटल लगाएगा तो हम उसको 30 करोड़ का अनुदान अपने तरफ से दे देते, सरकार की तरफ से। भैया होटल आपकी, कमाना आपको, लेकिन आपकी होटल से हमारे पर्यटकों की व्यवस्था हो जाएगी। इतना ही नहीं, हम उससे आगे बढ़ के, वो जो आ रहे हैं, अगर वो एयरलाइंस आना चाहती है टूरिस्ट को लेकर के, तो प्रति सीट हम उनको VGF दे रहे हैं। हमारे पास अगर इंटरनेशनल कोई फ्लाइट लेके आएगा तो प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपया का VGF हम एयरलाइंस को देने को तैयार है। क्योंकि वो हमारे यहाँ आएगा तो जब कोई पर्यटक आता है तो होटल वाला, ठेले वाला, खाने वाला, जमाने भर के गाड़ी घोड़ा ऑटो वाला सब कम आते हैं, तो हमारे यहाँ उसके आने से जो लाभ मिलता है। और इसीलिए हमने न केवल एविएशन में बदलाव किया, आज की स्थिति में एकमात्र राज्य एविएशन मिनिस्टर श्रीमान राम नायडू जी ने ये घोषणा की, उन्होंने कहा ये एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो अपने राज्य के अंदर के विमान खुद संचालित कर रहा है टूरिज्म के माध्यम से। हमारा सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा रेगुलर सर्विस चल रही है। इतना ही नहीं, हमारा उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, इंदौर, दूसरा जबलपुर से कान्हा किसली पेच, तीसरा पचमढ़ी, 3 हेलीकॉप्टर सर्विस भी हमारे यहाँ से चल रही है। ये व्यवस्था हमने अपने व्यवस्थाओं के लिए, कि कोई पर्यटक आ रहा है तो उसके पास समय की कमी है, हम उसको प्रबंधन कर दें। आज के जमाने में जो सामान्य व्यवस्था वो तो वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास समय की कमी है, और इतना ही नहीं, आज तो आपको भी समय मिले यहाँ के बाद, तो आपने डल झील में शिकारा में बैठे होंगे,
जी बिल्कुल, बैठे हैं। बैठे हैं। तो जो डल झील की क्या विशेषता है, पानी में शिकारा तो चलता है, तो हमने बड़े तालाब में चला दिया भोपाल में शिकारा, आप यहाँ आके आनंद लेना। आज हम जरूर जाके देखेंगे। हमने कहा कि भाई शिकारा झील में चलता है, तो वहां तो बर्फ में वो जम जाती है, तो क्या करेंगे, हमारा तो 12 महीना पानी भरा रहता है, तो इससे अच्छा आनंद क्या होगा। तो ये ऐसे कई सारे प्रयोग हमने किए हैं जिनके आधार पर पर्यटक बड़े पैमाने पर आकर्षित होते हैं। मैंने देखा आजकल फिल्मों की शूटिंग भी बहुत हो रही है मध्य प्रदेश हमने उसमें फिल्म पॉलिसी बनाई है, उसमें भी एक कोई अच्छी जैसे टॉपिक लाते हैं तो हम 2 करोड़ तक की सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे टूरिज्म की होटलों में 30% का अनुदान दे रहे हैं, ये जो वेब पोर्टल्स या बाकी चीजें आती सब में प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्यटन के केंद्र उनकी फिल्मों के अंदर अगर आते हैं तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम आगे कर रहे हैं। जी, आप वैसे तो एक राजनेता हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं, और ख़ास तौर पर महाकाल की नगरी उज्जैन से आपका विशेष संबंध रहा है, आपकी कर्म भूमि भी है, आपका जन्म स्थान भी है। तो महाकाल से आपका क्या संबंध है, और कैसे महाकाल के साथ आप अपने इस रिश्ते को देखते हैं, महसूस करते हैं, और आपकी कहाँ कहाँ उन्होंने मदद भी की होगी? आप भी तो महाकाल को संबंध रखें, आपको मालूम है कि नहीं? कैसे? अरे महाकाल मतलब काल, काल प्रत्येक सांस से जुड़े, महाकाल से सब जुड़े, कौन छूटा महाकाल से? हर एक व्यक्ति की प्रत्येक सांस गिनती की है। एक दिन 21,500 श्वास लेता है, और प्रत्येक श्वास से उसका जन्म और मृत्यु होती है। अगर एक श्वास नहीं आएगी तो काय का साल, अगले साल उसने किन्ने देखा साल। तो ये हमारे लिए परमात्मा की दया से आध्यात्म की धारा का भी महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई बार बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जरूर है, लेकिन असली में वो काल की नगरी, समय की नगरी। इसलिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से हम ऑब्जर्वेटरी भी चला रहे हैं, साइंस सिटी भी ला रहे हैं, डीप टेक रिसर्च पार्क खोल रहे हैं। तो केवल धार्मिक नहीं, हमारे प्रत्येक ज्ञान में विज्ञान भी छिपा हुआ है, प्राचीन ज्ञान में। इसलिए वो सारी साइट को जोड़ करके हमने अपने कई रिसर्च सेंटर चालू किए हैं। तो धार्मिक आध्यात्मिक की को जो बात करता है अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म के साथ में हमको, अभी हमने सबने देखा कोविड के काल में, आखिर हमारी जो अंदर की जिज्ञासा है, जीवन पद्धति है, खान पान है, रहन सहन है, हमारे संस्कार है, इससे ही तो भारत बचा है। तो हम उस भावना को आगे बढ़ाएं तो कोई तकलीफ नहीं। हमारी जो राज्य की जीवन व्यवस्था है, राज्य की क्या, देश की सनातन संस्कृति की विशेषता है, वो स्वानुशासित है। तो इस स्वानुशासन आया कैसे? ये आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपके पुत्र का विवाह हुआ, उसकी बड़ी चर्चा थी, और हमने अखबारों में भी पढ़ा, बाकी जगह भी हमने देखा कि आपने अपने पुत्र का जो विवाह किया वो सामूहिक विवाह आपने किया, जहां पर और लोग भी मौजूद थे लोग। तो ये आपको ख्याल कैसे आया, और जब आपके पुत्र का विवाह हुआ तो बाकी के जो वहां पर लोग थे जिनके विवाह उनके साथ हो रहे थे, वो लोग कौन थे? देखिए, ये हमारे लिए वास्तव में आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे का जहाँ विवाह हुआ, हमारे पास की एक होटल का वेटर का बेटा भी था, एक ड्राइवर का बेटा भी था, एक गरीब किसान का बच्चा भी था। सभी प्रकार के, सभी समाजों के, कोई एक समाज विशेष नहीं, सभी प्रकार के लोग। एक हमारी खुद के हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर था, उसका भी बच्चे का विवाह हमारे यहाँ हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये माननीय मोदी जी इसमें आदर्श है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आप बताइए, मैं एक गुजरात में अहमदाबाद में मेरे एक मित्र ने किस्सा सुनाया कि विवाह हो रहा है उनके घर के पास में, मोदी जी के सगे भाई के बेटे का विवाह हो रहा है, लेकिन उस विवाह में कुल जमा 100 लोग भी नहीं थे, और वो पूरा विवाह का कार्यक्रम हो गया, मोदी जी भी नहीं आए उसमें। तो ये जो हमारे लिए आदर्श, ऊपर गंगोत्री तो गंगा से आती, मोदी जी का उदाहरण हमने सबने देखा। उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, और उनने कितनी सरलता के साथ, तो हमारे द्वारा भी इन सब बातों को सीखते हुए कि जीवन में अपने अनावश्यक दिखावा क्यों करना चाहिए। बड़ा आदमी दिखावा करेगा, छोटे पे खर्चा आएगा। मैं तो शिक्षा मंत्री बता तब से इस पे आग्रह करता था कि मौत, मैयत, शादी, ब्याह, इस पे दिखावे पे मत करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जो प्रॉपर पैसा है वो जहां लगाना है अगली पीढ़ी के लिए लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, उस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपने अपने बेटे को कहा कि
आपका विवाह मैं सामूहिक विवाह के दौरान करवाऊंगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तो ये सोचा होगा कि भाई अगर हमारे पिता मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत जोर शोर से, बहुत भव्य हमारा विवाह होगा, जैसा कि हम देखते हैं बाकी जगहों पर। तो उनका रिएक्शन क्या था? केवल इतना सा बताना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री रहते मेरे दोनों बेटे का विवाह हुआ। इससे पहले बड़े वाले का हुआ था, तो बड़े वाले का विवाह भी 100 लोगों में हुआ था, तो थोड़ी तो कल्पना पहले से उसको थी। लेकिन ये भी सर्जन है जिसकी मैंने शादी की है, उससे छोटा उसकी जो बहू है वो भी डॉक्टर है। तो ऐसे उनने हंसते हंसते कहा था कि पापा क्या करना, तो मैंने कहा बताओ क्या करना। हमने कहा हम तो सामूहिक विवाह का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा लगता है कि मेरे जितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जो साथ में पढ़े वगैरह हैं, तो वे, लेकिन उसके बेस में बता दूं कि वो केवल मजाक विनोद कर रहा था। लेकिन मैं भोपाल में अपने सीएम हाउस में रहते हुए लगभग 2 साल हो गए, उसकी पीजी की पढ़ाई चल रही, वो हॉस्टल में पूरा पढ़ाई कर रहा है अपनी, इसलिए उसको कोई ऐसा मन में संकोच नहीं था कि उन्होंने कहा पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इसलिए उसने बने बगैर दिक्कत के सहजता के साथ आराम से सामूहिक विवाह में शादी की। हमने कहा ये हमारे लिए एक यही अवसर है जब हम अपनी इस बात को, निजी जिंदगी को भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि लोगों को भी ठीक लगे, हमको भी अच्छा लगे। मुझे इस बात का संतोष है कि बच्चे मान भी गए, हमारी बात भी हो गई, ये अच्छी बात। मैंने ये भी सुना कि आप जब से मुख्यमंत्री बने आप मुख्यमंत्री आवास में अकेले रहते हैं, हाँ और उसमें परिवार आपके साथ अभी नहीं रहता है? नहीं, अब क्या है हमारे कभी कभी आता जाता है? हम, मेरे साथ थोड़ा सा परिवार बहुत छोटा सा है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और श्रीमती है। तो अब हमारी दोनों के बीच में एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे में से बच्ची की शादी हो गई तो ससुराल चली गई, एक बेटा यहाँ हॉस्टल में पढ़ता है, एक बेटा है जिसका लास्ट ईयर विवाह किया। तो अब विवाह में मुख्यमंत्री बना उसके 2-3 महीने बाद ही हुआ, तो नई बहू आई और वो घर में रखना है, तो श्रीमती ने कहा कि आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर लेती हूँ, बहू को भी संभाल लेंगे, परिवार को भी रख लेंगे। तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जी मुख्यमंत्री जी, आपके स्टेट को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जी। अब हम आजकल आप जानते हैं कि चीते हों, बाघ हों, सबका हिसाब किताब रखा जाता है, गिनती जी, जी। उनकी रहती है कि कितने बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी उनकी कितनी घट रही है, तो उनकी मृत्यु भी हो रही है और बढ़ भी रहे होंगे। लेकिन आप इस मामले में मैं अपनी क्या उपलब्धि मानते हैं? मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि राज्य के मुखिया को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दे ऐसा नहीं, उस राज्य की जो विशेषता है उसमें प्रत्येक पे काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में वन का भी घनापन भी है और वन्य संपदा भी भरपूर है। उसमें सबसे बड़ी हमारी खासियत, सबसे अच्छा हमारा राज्य टाइगर के मामले में जाना जाता था। लेकिन टाइगरों के साथ बीते समय में जब टाइगर अभयारण्य की बात आई थी, तो हमारे यहाँ 2 नए टाइगर रिजर्व हमने बनवाए, एक अकेला भोपाल में। यहाँ भोपाल की हालत तो ये है कि लगभग 150 से 200 टाइगर भोपाल के आसपास में रातापानी के पास घूमते हैं। आप अंदाज लगा लेना कि कई सड़क पे दिन में मनुष्य घूमता, रात को टाइगर घूमता है हमारे इस राज्य के अंदर। लेकिन इनके प्रॉपर प्रबंधन को लेकर के 2 टाइगर रिजर्व हमने, एक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे डिक्लेयर किया और एक माधव नेशनल पार्क, जहां आजादी के पहले टाइगर थे अब खत्म हो गए थे, तो वहां हमने टाइगर चालू किया, माननीय सिंधिया जी के कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। अब हमारे यहाँ आज की स्थिति है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, और हमने इस पे बहुत काम किया है। अब तो कई राज्यों को दे रहे हैं, कल ही 2 दिन पहले हमने राजस्थान को एक हमारा बाघ दिया है, पेच अभयारण्य से उठाकर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ले गए। ऐसे लगातार, लेकिन इसके साथ जैसे आपने टाइगर में, वल्चर में, घड़ियाल में, मगर में, और अब तो चीता का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 22 में 20 चीते लेके आए थे अफ्रीका से, नामीबिया से, और वो 20 का परिवार बढ़ते बढ़ते 32 हो गया हमारे यहाँ, और 32 के बाद 8 अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का दौरा हुआ तो 8 आने वाले हैं। तो चीता के लेकर के ये हमारे लिए पूरे दुनिया का एक नया प्रयोग हुआ है। चीते जिस जिस धरती से खत्म हो गए फिर पुनर्बसाहट नहीं हुई उनकी,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में न केवल बसे परिवार बढ़ा, बल्कि सफलता के साथ हम आगे बढ़ते हुए एक श्योपुर के बजाय श्योपुर, गांधी सागर और इसी जून से हम नौरेदही 3 चीता अभयारण्य चालू करने वाले हैं। एक एक क्षेत्र में लगातार। लेकिन ये वन्य जीव नहीं है, इससे हमारे बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है, हमारा होम स्टे बढ़ रहा है, गांव के अंदर लोगों की आय बढ़ रही है, सब प्रकार के दूसरे भी हमारे यहाँ वन्य जीव को जो चिंता करने वाले लोग उनकी साथ सहानुभूति भी जुड़ रही, और वनों की आनंद तो उसमें कि सब प्रकार के जीव रहे। कभी आप अभी गए कि नहीं गए देखने? नहीं, मैं नहीं जा पाया अभी। आप देखना आनंद के साथ, जब आप जीप से घूमते हमारे अभयारण्य में जाएंगे, टाइगर अपनी मस्ती करते कई बार आपकी गाड़ी के पास से जाएगा, आपको गाड़ी रोकना पड़ेगी, लेकिन वो ना आपको परेशान करेगा ना वो उसके पर्याप्त शिकार है। तो हम जो एक साथ एकजुटता के साथ जियो और जीने दो की जो केवल शब्द सुनते हैं, उसका साक्षात नजारा अपने जंगल में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पे देख सकते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां, जैसा आप बता रहे हैं, देखिए वन भी हैं, जंगल भी हैं, टाइगर भी हैं, चीते भी हैं, और वहीं से बीच में से मेट्रो भी जा रही है। तो अब भोपाल में भी मेट्रो शुरू हो गई। अब भोपाल के लोग भी ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी अभी हमें मुफ्त में मेट्रो का लाभ मिलेगा या कैसे होगा, और बाकी के कौन से ऐसी जगहें हैं जहां आप इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के लिए हमने प्लान किया है। मेट्रो नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी पे भी हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण के लिए सुनियोजित प्लान के लिए अभी हमने 6 जिलों का इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया पे काम किया। जून में माननीय प्रधानमंत्री जी से मेट्रो ट्रेन जून में इंदौर में चालू कराई थी। अभी भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आया और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको झंडी दिखाई, तो यहाँ मेट्रो ट्रेन चालू की। लेकिन राजधानी को भी हम 6 जिलों से जोड़ करके मेट्रोपॉलिटन एरिया पे जा रहे हैं। साथ में ग्वालियर और जबलपुर अगले इस साल में वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम ठोस काम कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे से लगा करके सभी प्रकार के संसाधनों से सब क्षेत्रों में बराबरी से आने वाले 2047 तक मध्य प्रदेश एक सशक्त राज्य के नाते से सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करे। यहाँ तक कि हमारे जो कॉरिडोर हैं, हमारे 5 अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं, इनके लिए भी जोड़ करके एक हमारा कॉरिडोर बन रहा है, जिसपे वाहन से भी हम अपने लोगों को बगैर वन्य जीवों को परेशान करे आवागमन की सुविधा देने जा रहे हैं। तो ये जो 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले, जो बच्चे युवा हैं उनको अपनी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर उनका अपना निर्बाध रूप से शिक्षा अध्ययन पूरा हो। लगभग हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट में हम आईटी पार्क खोल रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़े भी और रोजगार भी मिले। हर एक क्षेत्र में बराबरी से महत्ता देते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उसका लाभ मिले। हम जब शुरू में बात कर रहे थे, आपने संगठन में भी काम किया है, आपको लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी है और आपको प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी है। अभी मैं आजकल बीजेपी में भी जो कुछ चल रहा है, हमें ये देखते हैं कि जो जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो नए नेताओं की जो तलाश है, उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि संगठन का तजुर्बा हो, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस हो और प्रशासन का भी तजुर्बा हो। आप अपने आप को इन तीनों मापदंडों पर क्या बिल्कुल खरा उतरता हुआ पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत, आपकी जो एक शैली अभी आपने विकसित की है, ये बीजेपी के आगे भी भविष्य में काम आएगी? देखिए, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरे, अगर आप पॉलिटिकल लाइफ में देखोगे, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो लगभग 1982 में मैं पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी बना साइंस कॉलेज में। 1983 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। तो लगभग 2002 तक मैं लगातार 20 साल अलग अलग संगठन के सारे कामों को करते करते अखिल भारतीय स्तर पे काम किया। तो लगभग 20 साल मैंने वो काम किया, और 20-22 साल से अभी ये प्रशासनिक काम कर रहा हूँ। अब आप नंबर दे दो जिधर देना हो, दोनों बराबर का हिसाब है, इधर से उधर कोई अंतर नहीं है। आपको, आपके जो पुराने साथी हैं पार्टी में, वो मोहन पहलवान कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि आप रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। आप मध्य प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप स्टेज पर एक्टिंग भी कर लेते हैं और आप गाना भी गा लेते हैं। ये जो सारे आपके गुण हैं, क्या ये भी प्रशासन में और राजनीति में काम आते हैं? देखिए, ये आप इसको ऐसे मत लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए। हमारे जो पुराने शिक्षा दीक्षा के पद्धति का सिलेबस क्या था, आपने देखा क्या?
आप बताइए, भगवान कृष्ण का जीवन देखो, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद। भगवान अपने लिए आदर्श रूप में आते कि नहीं आते? अगर उनको लगता कि भस्मासुर अगर वो सिर पे हाथ रख के सबको भस्म करेगा, तो भगवान कृष्ण ने कितना बढ़िया अभिनय करते हुए मोहिनी रूप धारण करके संकट से निवारण पूरे संसार का किया। ऐसे में हमारे द्वारा व्यक्तिगत कोई कला सीखना, आनंद के साथ रहना। लेकिन मैं एक जरूर, आपने विषय निकाला, वो जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे अभिनय की दुनिया केवल फिल्मों से नहीं, फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाटकों के माध्यम से भी हम सब प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। उस पर जरूर काम करना चाहिए। और मैंने कई विषयों पे काम किया, राजा भोज पे किया, विक्रमादित्य पे किया, हमारे कई आदर्श ऐसे ऐतिहासिक पात्रों पे किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हम राजा भोज की नगरी में बैठे हैं। राजा भोज के जीवन में, उनके राज्य शासन में उनका राजत्व जगाने के लिए एक नाटकीय इतिहास बना था। जैसे विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में वीरता में बेताल की कहानी जोड़ी, आपने उनके पिता की भूमिका भी की थी। उनकी पिता की भूमिका की थी, क्योंकि विक्रमादित्य ने इस देश से तमाम विदेशी आतंकवादियों को, आतताइयों को भगाने का काम किया और सुशासन की स्थापना की। 1000 साल पहले राजा भोज के जीवन काल में भी उनके अग्रभाता मुंज का जब मृत्यु हुई थी, और मुंज को जिस प्रकार से विभत्सता से मारा गया था, उस पे राजा भोज थोड़े लिखने पढ़ने वाले थे, थोड़े से ये अपने उस भाव को जगा नहीं पा रहे थे। तो उनके सामने एक नाटक का मंचन किया गया, और उनके आधार पर जब राजा भोज ने अपनी उस युद्ध में जाकर के पराक्रम दिखाया, तो वो युद्ध का इतिहास हमको आज भी गौरवान्वित करता है। कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये क्या है? ये कहावत ही गलत है। अच्छा, आपको जानकारी है कि नहीं? आप बताएंगे आज? ये कहावत कहाँ राजा भोज का गांगू जो बताते हैं, असली में राजा भोज ने एक साथ गांगे और तेलप, दो बड़े बड़े राज्यों से अपना युद्ध किया, और उस युद्ध में दोनों को पराजित किया। तो पूरे देश में कहावत चल गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। अच्छा। वो धीरे से अपभ्रंश करके आ गई। तो कहाँ पूरा पराक्रम पुरुषार्थ की बात है, और थोड़ा सा इसका अपभ्रंश हुआ। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभिनय से, नाटक मंचन से, ये हमारी पुरानी पद्धतियां, इस पर सबका आनंद लेना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं सब में आनंद लेता हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगले साल, अभी आपको 2 वर्ष हुए, अगले साल जब हम मान लीजिए इसी समय दिसंबर में आपका 3 वर्ष पूरा होने पर जब इंटरव्यू करेंगे, तो अगला 1 साल का या 2 साल का आपका लक्ष्य क्या होगा? बहुत सरल है। जैसे हमने पहला चालू किया 2024 में महिला वर्ष के रूप में, बहनों के लिए लगातार काम किया। इस साल उद्योग और रोजगार वर्ष किया। अगला साल हम कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं, कृषि आधारित उद्योग और तमाम प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए। उदाहरण के लिए हमारा विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा का माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। दूसरा, पार्वती काली सिंह चंबल राजस्थान के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा, महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो कृषि का इरिगेटेड एरिया जो हमारा है, वो लगभग 56 लाख हेक्टेयर का है। हम इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना चाहते हैं, ये टारगेट हमारा बना है। तो इसके बाद हम अगला युवा के लिए जो 27 का है, वो युवाओं के लिए डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये सभी क्षेत्रों के लिए एक एक टॉपिक लेकर के, ये किसान, महिला, युवा, गरीब, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 श्रेणी बनाई, इसको एक एक साल में हमने मिशन मोड में लेकर के इस पे काम कर रहे हैं। तो आपकी सूची एकदम तैयार है। इस दौरान आपको कभी अपने लिए मनोरंजन के लिए समय मिलता है, कभी फिल्म वगैरह देखने के लिए, कि आप अपने लिए भी कभी कुछ समय निकालें? अच्छी पिक्चर आती देखते हैं आनंद के साथ। क्या आपने कोई फिल्म देखी? अभी थोड़े दिन पहले ही देखी ना, बंगाल और वो केरला वाली। लेकिन अभी आपने धुरंधर नहीं देखी? धुरंधर बाकी है। धुरंधर तो आप खुद ही हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।